हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार वेद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। प्यारे साथी, मैं आप लोगों से करूंगा अगर बात अगर हमें तो आज जो है 7वें नंबर की कक्षा है हमारी, ये वाली। आधुनिक काल चल रहा है हमारा। क्या चल रहा है? आधुनिक काल अभी हमारा चल रहा है। 7वें नंबर की कक्षा मेरे दोस्त आप लोगों की है। इसके लिए हम आज जानेंगे। देखिए उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आज पुस्तकों पर बिग ऑफर है। यदि आप अन्य परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हों, जो आपसे संबंधित अगर कोई पुस्तक है, आपसे संबंधित मेरे दोस्त अगर कोई पुस्तक है, तो मेरे दोस्त आप जानते होंगे, इस चीज़ को भी आप विदित होंगे कि भाई आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस कक्षा को अच्छे तरीके से मेरे दोस्त कर सकते हैं, अच्छे तरीके से मेरे दोस्त आप लोग जुड़ सकते हैं। तो देखिएगा पुस्तकों के लिए आज बहुत भंडार आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। इसको विशेष तरीके से ध्यान में रखना होगा। तो चलिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों को अच्छे तरीके से एकदम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। छायावाद, अब आगे आ गया है मेरे दोस्त छायावाद। अभी तबीयत में कुछ सुधार हल्का-हल्का सा है क्योंकि गले में अभी भी मेरे दोस्त दिक्कत है। गले में जो है अभी भी मेरे दोस्त क्या है दिक्कत सी है, थोड़ी-सी दिक्कत सी है। ठीक, अभी देख रहे होंगे तुम लोग कैसे बोल रहा हूँ मैं। अभी दिक्कत है, अभी पूर्ण रूप से सही तरीके से नहीं हुआ है। देखिए, आगे आता है मेरे दोस्त क्या छायावाद आधुनिक हिंदी कविता के उस वाद का नाम है, ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने कहा कि छायावाद जो है उस हिंदी उस छायावाद आधुनिक हिंदी कविता के उस वाद का नाम है जो 1918 से 1936 ईस्वी जो 1918 से 1936 ईस्वी तक हिंदी काव्य की प्रमुख काव्य धारा रही है। जो 1918 से 1936 की मेरे दोस्त क्या रही है? प्रमुख काव्य धारा रही है। इस बात को दिमाग में दर्शाना। आगे देखो उसके बाद क्या कह रहा है? छायावाद के नामकरण एवं परिभाषा के संबंध में बड़े ऊहापोह की स्थिति है, यानी कि बहुत ही उतार-चढ़ाव की स्थिति है। बहुत ऊहापोह इसके अंतर्गत मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ता हूँ मेरे दोस्त, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आगे देखो मेरे दोस्त, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसको ध्यान से रखना, इसको ध्यान से समझना। ठीक है? तो देखो, आगे देखो। आगे देखो मेरे दोस्त क्या कह रहा है? देखो, मैंने कहा आप लोगों से कि छायावाद के नामकरण एवं परिभाषा के संबंध में बड़े ऊहापोह की स्थिति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका संबंध अंग्रेजी के फट समेटा से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? अंग्रेजी के फट समेटा शब्द से जोड़ा है। फट समेटा शब्द से जोड़ा। आगे देखो, आगे कह रहा है नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका संबंध युगबोध से जोड़ते हुए इसे आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। आगे मुकुटधर पांडे ने इसे कविता न मान करके इसे छाया माना है। देखो क्या है प्रश्न, अच्छा है। आध्यात्मिक छाया का भान किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने इसका संबंध युग बोध से जोड़ते हुए इसे क्या कहा है? आध्यात्मिक छाया का भान। आध्यात्मिक छाया का भान कहा है। आगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त? मुकुटधर पांडे ने मुकुटधर पांडे ने इसे कविता न मान करके उसकी छाया माना है। यानी कि मुकुटधर पांडे ने क्या कहा है मेरे दोस्त? मुकुटधर पांडे ने इसका जो छाया ना मान करके इसको क्या माना है? इसे कविता ना मान करके छाया माना है। छाया माना है। आगे देखो,
सुशील कुमार ने इसे कोरे कागज की भांति स्पष्ट निर्मल ब्रह्म की विशद छाया, यानी कि सुशील कुमार ने क्या बताया, कोरे कागज की भांति स्पष्ट निर्मल ब्रह्म की विशद छाया और वाणी की नीरवता इत्यादि इत्यादि कहा है। बच्चन सिंह ने इसे बच्चन सिंह ने बच्चन सिंह ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ मान करके छायावाद के स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है। यानी कि इन्होंने किन्होंने मेरे दोस्त किन्होंने माना है, बच्चन सिंह की अगर मैं बात करूं तो बच्चन सिंह ने तत्कालीन तत्कालीन का मतलब होता है जो तत्कालीन को दर्शाता है। जो किसको दर्शाता है मेरे दोस्त आप लोगों का, वो जो तत्कालीन को दर्शाता है उसको दर्शाता है, उसको कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो मेरे दोस्त आगे क्या कह रहा है। ठीक, एक इतना विशेष, इतनी बात पर थम्स अप करेंगे पहले तो सभी। इतनी बात पर सभी विद्यार्थी पहले तो एक बार बताएंगे मुझे थम्स अप करके कि हाँ जी इतना क्लियर हो गया। जल्दी से थम्स अप करके बताओ। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ऑथेंटिक बुक देखो, आप लोग पूछ रहे हो कि भैया जी आप किस बुक से कंटेंट को बनाते हो। मेरा कहना यह है कि मैं बुक एक नहीं लेता। मेरा कहना यह है कि प्यारे साथियों मेरा एक बुक से कंटेंट नहीं छपता है। फट समेटा ही शब्द है ये। किसी बुक में इसको फट समेटा दिया है, किसी बुक में इसको कुछ और दिया है। ठीक है, ठीक है, किसी बुक में इसको कुछ और दिया है, किसी बुक में इसको मेरे दोस्त कुछ और दिया है। ठीक है, वैसे फट समेटा मेरी वाली बुक में तो ये वही है, अंग्रेजी के फट समेटा शब्द से जोड़ा है इन्होंने। आगे देखो, प्रयोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, क्या लिखा इन्होंने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है क्या, कि निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में नहीं है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, इससे बढ़कर के कोई मेरे दोस्त जो है स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। कोई भी स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक, आगे देखो इसके बाद क्या कह रहा, कि रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नई धारा तृतीय उत्थान, क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नई धारा अर्थात तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा। किसके अंतर्गत रखा? तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा। और इसका जो समय बताया है इन्होंने 1836 ईस्वी तक माना है। इसी प्रकार आधुनिक काल के तृतीय उत्थान की प्रमुख प्रवृत्ति क्या बनी है? छायावाद बनी है। क्या बनी है मेरे दोस्त? छायावाद बनी है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? अब इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? ये बताओ। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? चलो जी, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना?
कल की क्लास क्यों नहीं हो रही है सो? कल की क्लास नहीं हो रही क्या सो? अच्छा ठीक है। कल की कोई सी भी क्लास ठीक है, मैं कल की क्लास डलवा देता हूँ, अगर नहीं हो रही होगी तो सो। परेशान ना हो आप लोग, बिल्कुल भी। कल की क्लास डलवा देता हूँ, परेशान ना हो आप लोग, बिल्कुल भी। देखो, छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं हर एक कवि ने अलग-अलग दी हैं। परिभाषा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछ लेता इसलिए मेरे दोस्त मैंने देखा, क्योंकि मैंने आपके जो विभिन्न परीक्षाएँ पूछी DSSB टीजीटी की हुई है, या फिर मेरे दोस्त आपकी यूपी टीजीटी की हुई है, या फिर मेरे दोस्त आप लोगों की एलटी ग्रेड की हुई है। तो उसमें किसी न किसी कवि की परिभाषा इक्का-दुक्का क्वेश्चन मिला है, तो इसीलिए इस बात को मैंने रखा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा छायावाद को? इन्होंने कहा छायावाद एक छायावाद एक विशाल एक विशाल सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है था। यह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था। पाश्चात्य पीछे को कहते हैं। यह केवल पाश्चात्य प्रभाव नहीं था, अपितु कवियों की भीतरी व्याकुलता ने ही नवीन भाषा शैली में अपने को अभिव्यक्त किया है। ये पंक्ति पूछी जा सकती है, ये किसकी है? ये पंक्ति पूछी जा सकती है मेरे दोस्त, ये किसकी है? ये बात का ध्यान रखना आप सभी। ये बात का ध्यान रखना आप सभी मेरे दोस्त, ठीक है? नहीं पड़ी है सर क्लास, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक? चिंता मत करो, परेशान मत हो बिल्कुल भी। परेशान मत हो, मैं क्लास को डलवा दूँगा, मैंने बोल दिया है, अभी-अभी बोला है स्टीमर से, आप चिंता मत करो। सारी क्लासेस डल जाएँगी। अभी बहुत बड़ा है आधुनिक काल, अभी आधुनिक काल बहुत बड़ा है, बहुत, ध्यान रखियो। अभी इसकी क्लास चलेगी, अभी क्लास चलेगी इसकी। ना, ना क्लास रुक-रुक कर नहीं चल रही, क्लास सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है ना? मेरे रहते हुए चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपने मुझ तक सूचना पहुँचा दी, आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रखा होगा, मेरी तबीयत खराब थी जिसके कारण मैं जल्दी सो गया था। और जब मैं जल्दी सो गया था, अपना काम करके जल्दी सो गया था, तो भाई मैंने टेलीग्राम खोल कर के नहीं देखा। है ना? इस वजह से। चलो, देखो, आगे क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। छायावाद का ठीक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बात का ध्यान रखना। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बात का ध्यान रखना। इसके अंतर्गत 6 युग हैं, आप लोगों को जो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है? 4 से 4 6 5 से 4 5 से 6 युग हैं इनके अंदर। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है। जहाँ उसका जो संबंध है वो किससे होता है? काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रयतम को आलंबन कर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ये किसकी मतलब परिभाषा है, किसके अनुसार है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है। कल वाली क्लास अभी नहीं शो हो रही है। ठीक है भैया, मैंने कमेंट पढ़ ली है आप सभी की, अब बार-बार कॉपी पेस्ट मत करो। मैंने पढ़ ली सबकी कमेंट। मैंने पढ़ ली सबकी कमेंट, परेशान ना हो आप। ठीक है ना? चलिए।
आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं मेरे दोस्त? चलो, अभी से ही गन्ना छुलन लगा क्या पवन? चलो कोई बात ना। आगे देखो, ये सब परिभाषाएं हैं। ये क्या है मेरे दोस्त? छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं। हर एक कवि के मतानुसार है ये। ठीक है, सब कवि ने क्या क्या कहा छायावाद को, उसके बारे में है। ठीक, ये हमारा इसमें काम करेगी, बिल्कुल काम करेगी। क्यों ना करेगी काम? क्यों ना करेगी काम? ठीक है, क्यों ना करेगी काम, बिल्कुल करेगी। व्याकरण की क्लास अब सीधे सोमवार को होगी और 11 बजे से होगी। व्याकरण की जो क्लास है अब सीधे सोमवार को होगी और 11 बजे से होगी। ये बात का ध्यान रखना। 11 बजे से होगी। ठीक है, 11 बजे से होगी। बढ़ो आगे। क्या कह रहा हूं कि रामचंद्र शुक्ल की अगर मैं बात करूं, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। यानी कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रख करके चला है। चित्रमयी का मतलब होता है जो प्रकृति के चित्र के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रकृति को चित्र के रूप में व्यक्त करते हैं, उसको दर्शाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? आगे देखो, इन्होंने छायावाद को स्वच्छंदतावाद कहते हुए लिखा कि स्वच्छंदता एक विशेष प्रकार की मानसिक चेतना है जिसमें व्यक्ति अंतर्मुखी होकर बाह्य जगत की अपेक्षा अंतर जगत को बुद्धि बौद्धिकता की अपेक्षा भावनात्मकता को यथार्थ की अपेक्षा कल्पना को सत्य की अपेक्षा सौंदर्य को संघर्ष की अपेक्षा प्रेम को महत्व देने लगता है। प्रेम को महत्व देने लगता है। आगे दिया नामवर सिंह, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती उसको दर्शाता है। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसके आरंभ जिसके जिसके आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। यानी कि जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ है। छायावाद राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। छायावादी कवियों में उच्चकल भावुकता का अबाध उद्गार है और भावुकता छायावाद का पर्याय हो पाई है। ये भैया ये शहरी जो कथन है, जितने भी कथन हैं, ये सब कथन है ना मेरे दोस्त, वो सब मेरे दोस्त नामवर सिक्के कथन हैं। ऐसे ही प्रश्न आ जाएंगे मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। बुक कब तक आएगी, कैसे मिलेगी, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना भैया। ये सब परिभाषाएं हैं जो छायावाद की प्रत्येक कवि ने दी हैं अलग अलग। ये सब मेरे दोस्त कविताएं हैं, मतलब कहने का मतलब है कथन है, जो परिभाषा है जो छायावाद के लिए दी है। बात समझ में आ रही क्या नहीं? देखो, यहां से तो अपलोड हो गई है क्लास, एप्लीकेशन पर भी अपलोड है, लेकिन फोन में शो नहीं हो रही है। ना मेरे फोन में हो रही है ना आपके फोन में शो हो रही है। इसमें क्या दिक्कत है, इसके लिए मैं बात करूंगा टीम से। ठीक है।
रामविलास शर्मा, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है। छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोती नैतिकता थोती नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी झुकी हुई है। ये परिभाषा किसने कही? रामविलास शर्मा ने। ये मैं वो लेकर के आया हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बात का ध्यान रखना। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? कल इस क्लास को लेकर मैंने कमेंट किया था, भैया उमेश मेरे दोस्त, कमेंट बहुत तेज गति से चलते हैं, बहुत तेज गति से, इसलिए मैंने बोला है। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएगी क्लास, आ जाएगी, चिंता मत करो। धीरे धीरे चल रहा हूँ भैया, धीरे धीरे चल रहा हूँ, ये परिभाषा ही तो है सत्यदेव। ये परिभाषा ही है और कुछ नहीं है, ये इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है। केवल परिभाषा है, कथन के तौर पर पूछी जाएंगी बस ये आपसे। बस ये है कि टॉप मोस्ट लेकर के आया हूं। ऐसे तो बहुत सारी कही है, लेकिन जो टॉप मोस्ट पूछी गई है कुछ में, है ना, उसको लेकर के आया हूं बस। ठीक है, आगे देखो। डॉक्टर नगेंद्र, छायावादी कवि में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। छायावादी काव्य में क्या हुआ है मेरे दोस्त? भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव प्रकृति है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव प्रकृति है। जीवन के प्रति एक विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण है। स्वानुभूति की प्रधानता के कारण स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह है वो क्या है मेरे दोस्त? छायावाद है। ऐसे पूछ सकता बस इतनी बात कि छायावाद काव्य में, ऐसा पूछ सकता बस इतनी बात, केवल एक ही लाइन पूछ सकता। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव प्रकृति है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव प्रकृति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावनात्मक दृष्टिकोण है। ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो भैया ये है डॉक्टर नगेंद्र का। ये किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। देखो सलमा खातून कह रही सर यूजीसी नेट में पूछा था ये वाला प्रश्न, तो बस मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। नेहा देखो याद करने से होंगी ये तो, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। देखो अगर आपको 4600 रुपए ग्रेड पे की नौकरी चाहिए, है ना, और अच्छी शान की नौकरी चाहिए, तो उसके लिए मेहनत बहुत लगेगी, ये बात का ध्यान रखना। और एक बार की मेहनत की हुई आपकी जीवन भर आपका पूरा जीवन वो कर देगी, सुधार देगी, ये बात का ध्यान रखना। एक बार की हुई मेहनत जीवन सुधार देगी। जल्दी से बढ़ो आगे। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने क्या कहा? छायावाद के प्रमुख भाष्यकार कहलाते हैं ये। अच्छा वो ये छायावाद के क्या कहलाते हैं? प्रमुख भाष्यकार कहलाते हैं, है ना। आगे दिया है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्म आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। दूसरी पंक्ति और कही है इन्होंने, छायावाद एक पश्चिम की शैली मात्र नहीं बल्कि नूतन सांस्कृतिक मनोभावना मनोसद्भावना एवं स्वतंत्र विचार दर्शन है, ये इन्होंने कहा। जल्दी से एक बार यहां करने के बाद एकदम थम्स अप कर दो। रंजना, सर आज आप थके और बीमार लग रहे हैं, क्लास में जान नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो 1 घंटा ही कर दे। ना 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 ना, अब तो देखो आज तो मैं ले लूंगा, धीरे धीरे करके, मैं धीरे धीरे करके चल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है ना। स्वाति फाइनल से रहा था अनेक एग्जामों में, मतलब जो उनसे वैसे वाले एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है
थोड़ा मतलब ये समझिएगा, जब पीछे रह गया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हुआ? ठीक है, क्लियर हो गई मेरे दोस्त? नहीं, आज तो बस केवल अनामिका ये वो है, बस केवल परिभाषा है। आज केवल परिभाषा है। कल व्याकरण की क्लास नहीं हुई थी। आगे देखो, ये हो गई। ये डॉक्टर देवराज सिंह के अनुसार है। छायावाद गीति काव्य है। छायावाद एक क्या है? गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है और प्रेम काव्य है। आधुनिक हिंदी साहित्य में यह एक महान आंदोलन के रूप में आया। भाव शैली और शैली जगत में इसने जबरदस्त क्रांति उपस्थित की। ये किसने कहा? डॉक्टर देवराज के अनुसार है। साथ में मत लिखा करो, बाद में लिख लिया करो। ठीक है, साथ में मत लिखा करो, है ना, इस तरीके से। ठीक है ना मेरे दोस्त? देखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परमात्मा की छाया आत्मा पर तथा आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यही छायावाद है। छायावाद वास्तव में हृदय की एक अनुभूति है। वह भौतिक संसार के क्रोड़ में परिवेश कर अंततः जीवन के तत्व ग्रहण करता है। अंततः क्या करता है? जीवन के तत्व को ग्रहण करता है। कल वाली क्लास डल जाएगी, चिंता मत करो। कल वाली क्लास डल जाएगी, चिंता मत करो। बोल दिया है टीम को, चिंता मत करो। सबका मैसेज शो होता है। आगे देखो, बकोल मुकुटधर पांडे। ये कौन है? बकोल मुकुटधर पांडे। ये क्या कह रहे हैं? यह कविता न होकर के कविता की छाया है। परमात्मा के प्रति प्रणय रहस्यवाद है। ठीक उसी प्रकार प्रकृति के प्रति प्रणय छायावाद है। ठीक है, ठीक उसी के प्रति क्या है? ये छायावाद है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाओ अगले प्रश्न पर। जयशंकर प्रसाद के अनुसार, देखो ये बढ़िया बात है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। क्या है? छाया जो है वो भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। ध्वन्यात्मक ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य, प्रकृति विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। स्वानुभूति की क्या है? विवृत्ति भी छायावाद की विशेषताएं हैं। ये सब अभी आप लोगों की छायावाद की परिभाषा चल रही है अनेक कवियों के अनुसार। क्या है? अनेक कवियों के अनुसार ये सब आप लोगों की मेरे दोस्त परिभाषा है। पूरा नाम है ये इनका, बकोल मुकुटधर पांडे। बकोल मुकुटधर पांडे। आगे देखो, महादेवी वर्मा के अनुसार क्या है? सृष्टि के बाह्य आकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो पड़ा। स्वच्छंद में चित्रित उन मानवीय अनुभूति को छाया नाम दिया गया, जो आज भी मुझे उपयुक्त लगता है। छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्दिग्ध है। उसका मूल सर्व सर्वात्मवाद है। सर्वात्मवाद है। देखो ये मोस्ट है। दूसरी वाली जो ना, ये हो सकता है ये वाली पूछी जा सकती है, छोटी है ना ये, तो हो सकता है ये वाली आप लोगों से पूछी जाए। हो सकता है ये आप लोगों से पूछी जाए।
ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। ये बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई सबकी ना? ये बताओ पहले तो सब। इतनी बात क्लियर हो गई है ना सबकी? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? चलो, आगे देखो। ये सभी छायावादी कवि के अंतर्गत आएंगे जितने भी अभी बताई मैंने। सर्वात्मवाद का मतलब होता है कि सब में वार्तालाप को जो दर्शाता है, ठीक है, उसको दर्शाता है। बात समझ में आ गई है ना? आगे देखो। डॉक्टर गुलाब राय का मत। देखो अब डॉक्टर गुलाब राय का मत क्या है। इन्होंने क्या मत दिया छायावाद के लिए? इन्होंने बताया है छायावाद को क्या, ह- प्रकृति को गोचरता की सीमा में बांध करके उसमें आत्मीयता स्थापना करने, आत्मीयता की स्थापना करने या स्थापन करने, स्थापन स्थापन ही सही है, स्थापन करने अथवा किसी वस्तु को उपयोगिता मात्र के दृष्टिकोण से न देख करके उसको भावुकता की कसौटी पर कसने की प्रवृत्ति को ही छायावाद कहते हैं। ये किन्होंने कहा? ये बाबू गुलाब राय का मत है। ये बाबू गुलाब राय का मत है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? हाँ विपिन कुमार, बिल्कुल हो सकता है मेरे दोस्त। ऐसा भी हो सकता है कि जो पीजीटी के हो या नेट के हो वे क्वेश्चन ही रिपीट हो जाएं। तो उसके आधार पर भी मैंने आपका कंटेंट तैयार किया है, चिंता मत करो। आप लोगों का ही कहना है, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोगों में से ही विद्यार्थी कहते हैं कि भैया जी ये वाला प्रश्न जो आप लिखा रहे हो ये यूजीसी नेट में भी पूछा है। तो देखो यूजीसी नेट में भी तो इसी कंटेंट से उठाया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बस थोड़ा सा सोचने विचारने की बात करता है वो। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं बस। बाकी परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये जितने भी कवि थे सबने अपने अपने मत से मेरे दोस्त क्या दिया है, सबने अपने अपने मतानुसार रचना मतलब दी हैं, वो दी हैं, परिभाषाएं दी हैं सबने। गंगा प्रसाद पांडे की ये है, और शांति प्रिय द्विवेदी की क्या है, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। बस इतना ही कहा इन्होंने। ये बढ़िया थे। बस एक ही लाइन कह के चले गए। ये इतनी लंबी लंबी लाइन कह के चले गए, इतनी सारी बात। एक और किसी किसी का तो ऐसा भी है, एक में बन्ना भरा तो ले दूसरी भी ले, तीसरी भी ले, चौथी भी ले। यानी कि ऐसे कह के चले गए। क्यों? क्योंकि इन्हें खुद याद थोड़ी करना पड़ा, जिसे याद करना पड़ेगा उसे याद करना पड़ेगा। ठीक है। देखो नेहा खुद कह रही है अपने आप कि जस जी सर ये बात तो है कि आपके कंटेंट से प्रश्न तो आते हैं। तो बस अब समझ लो कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ इस कंटेंट पर। लगभग 5.5 घंटे आपकी कक्षा को तैयार करने में लगते हैं। इसको, केवल इसको ये ध्यान रख लो। 5.5 घंटे आपकी कक्षा तैयार करने में लगते, 5 घंटे में रेगुलर दिन में क्लास ले रहा हूँ। 5 घंटे रेगुलर दिन में क्लास ले रहा हूँ। ये समझ लो बस आप। 5 और 5 कितने हो गए? 10 घंटे। और बाकी की जो अन्य कक्षाएं हैं उनको भी मैं ढाई ढाई घंटे में तो तैयार कर ही लेता हूँ। एक प्रैक्टिस सेट है यूपीएसआई का, वो कम से कम 2 घंटे लेता अकेला। उसको अच्छे से और तैयार करना होता कि कोई प्रश्न बच करके ना जाए। ये समझ लो कि पूरी जो समय है ना, पूरा समय वो बिल्कुल बिजी शेड्यूल है पूरे दिन में। ऐसा समझ लो। ठीक है ना मेरे दोस्त? आगे देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सत्यदेव मैंने देख लिया मैसेज, करवा दूंगा मेरे दोस्त।
आगे देखो, छायावाद के उदय के क्या कारण हो सकते थे। देखो, जो छायावाद का उदय हुआ था ना, उसका क्या कारण है, उसका क्या कारण है ये देख लो। तुम्हें पता है, रोज का मेरा नियम है, रोज रोज घर रहता हूं तो चलो सुबह सुबह 7 बजे मिल जाता खाने के लिए। यहाँ ऑफिस में 8 बजे से तैयार होता खाना। मैं 8 बजे ही कक्षा में आ जाता हूँ। 8 बजे से लगातार रहती है 12 बजे तक कक्षा। तो रोज का नियम है 12 बजे तक कुछ नहीं खाना। चाय मंगवा लेता हूँ बीच में, या पानी पी लेता हूँ बस। इतना काम करता हूँ रोज का। घर रहता हूँ तो खा लेता हूँ 7 बजे, कुछ ना कुछ मिल ही जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सबके मतलब मैं जो समय है, उनको भी जो मैस में है काम करने वाले हैं, उनको भी तो बेचारों को आराम की जरूरत है ना। तो ये बात है, ऐसा समझ लो। कल की क्लास जो हुई है वो मिल जाएगा। बढ़ू आगे, देखो आगे क्या कह रहा आप। ये छायावाद के उदय होने के क्या कारण हैं, यानी कि क्या 3 कारण हैं इनके। रीतिकालीन श्रृंगारिका श्रृंगारिकता, और द्वेदी युगीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता, नैतिकता और आदर्शवाद के विरुद्ध छायावाद का उदय हुआ। एक कारण तो ये है मेरे दोस्त। दूसरा क्या है, छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी और बांग्ला के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव पड़ा। एक एक ये है उदय होने का कारण, कि छायावाद के कवियों पर अंग्रेजी और बांग्ला के स्वच्छंदतावादी कवि काव्य का प्रभाव पड़ा। एक तो ये भी है मेरे दोस्त। देखो, मोनिका भी कह रही है कि डी++ में भी आपकी क्लास से प्रश्न आया था सर। देखा होगा जब पीजीटी का एग्जाम दिया होगा उन्होंने। आगे देखो, छायावाद के उदय के पीछे तीसरे प्रमुख कारण हैं सांस्कृतिक चेतना थी। पंत निराला जैसे कवि विवेकानंद और अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। तो महादेवी औपनिषदिक औप औपनिषदिक तत्व ज्ञान से प्रभावित थी। महादेवी वर्मा जो थी, प्रसाद जी प्रत्यभिज्ञान दर्शन से प्रभावित थे। और वस्तुतः छायावाद का जन्म अपनी युगीन परिस्थितियों की देन है। ये 3 कारण हैं जो आप लोगों के उदय होने के, यानी कि छायावाद किस तरीके से उदय हुआ। छायावाद किस तरीके से उदय हुआ, ये 3 कारण हैं मेरे दोस्त इसके, ये समझ लो। समझ में आई है बात या ना? अब इतनी बात समझ में आई या ना, बताओ जल्दी से, पहले तो थम्स अप करके फटाफट बताओ। इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आई है ना? पैर भी दुखने लगते हैं, ये समझ लो रेगुलर खड़े होने पर। आगे देखो, छायावाद के उदय के पीछे ये तो हो गया था। आगे क्या दिया है, छायावादी कवियों का जन्मकाल एवं छायावाद का समय विविध मतानुसार, यानी कि सबके मतानुसार क्या क्या हो जाएगा, है ना, वो है। छायावादी कवियों का जन्मकाल एवं क्या है, छायावाद का समय विविध मतानुसार, ये इसमें है मेरे दोस्त। छायावाद का समय क्या क्या है, 2 चीज हैं, इनको दोनों को ध्यान में रखना। देख लो आप लोगों के सामने है। क्या है, कि छायावादी कवियों का जो जन्म काल है वो आरोही क्रम काल इस प्रकार है। आरोही क्रम काल का मतलब होता है बढ़ता क्रम। किसको कहते हैं, बढ़ता क्रम उसको कहते हैं। तो देख लो, जयशंकर प्रसाद 1889 से 1937 ईस्वी, निराला 99 से 1962, पंत 1900 से 1977, महादेव वर्मा 1907 से 1987। ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं। सर जी अपने लिए टाइम कब निकालते हैं, अपने लिए निकलता ही ना भैया टाइम, अपने लिए निकलता ही ना टाइम। कभी कभी तो ये समझ लो कि जो अ, आपकी भाभी है, लड़ाई भी हो जा,
कि तुम तो फोन ही ना उठाते हमारा। फिर हम वो करते रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा अभी। ठीक है। आगे देखो इसके बाद क्या है। इसके बाद है ये रहा, रामचंद्र शुक्ल भी है भैया। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का समय दिया है। ये छायावाद का समय है, वो जीवन काल था, जन्म परिचय था वो, है ना। ये छायावाद का समय है। रामचंद्र शुक्ल तृतीय उत्थान संवत 1975 से अर्थात 1918 इसे भी बताया है। द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी 1920 से 1935, गणपति चंद्रगुप्त 1920 से 1937, छायावादी युग और रामस्वरूप चतुर्वेदी 1918 से 1936। बच्चन सिंह का है पांचवा, 1920 से 1938, ये बच्चन सिंह का है। बात समझ में आ गई है ना। शुक्ल जी ने ये बताया है। शुक्ल जी ने ये बताया है। इतनी बात बताओ समझ में आ गई है ना। इतनी बात बताओ समझ में आ गई है ना। इतनी बात बताओ समझ में आ गई है ना। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। ठीक है। चलिएगा। आगे देखो। आगे देखो विकास आगे क्या कह रहा है। हाँ इम्पोर्टेंट ही है, ये इम्पोर्टेंट ही लेकर के आता हूँ। ना ना, रामचंद्र शुक्ल का ऊपर वाला तृतीय उत्थान का दिया है इन्होंने। ये जो तृतीय उत्थान है ना, इसको बताया 1975 से 18, अर्थात 1918, इस तरीके से बताया इन्होंने। यहाँ पर ये विक्रम संमत है 1975, लेकिन यहाँ ईस्वी में 1918 है। जैसे 1920 आगे आ गया ना हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1918 दिया है। इस तरीके से है ये। इस तरीके से है ये। ठीक है। नहीं अक्षिता। आगे देखो, छायावादी कवि और उनके काव्य है। देख लो अब, 89 से 1987। अब देख लो तुम्हारे सामने मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, ये देखो। देखो तुम्हारे सामने मैं सारी चीजें लिखूंगा, देखो क्या बात है। उर्वशी कब हुई, अब देखो उर्वशी जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है, और उर्वशी जो है वो ये जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। समझ में आ रही है ना। दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या है, अलग अलग हैं। और आप लोगों का सबसे ज्यादा कहना था कि भैया जी जो रचना लेकर के आए करो ना, उन रचनाओं का डेट भी लेकर के आ जाया करो, कभी कभी वो पूछ ली जाती है। तो भैया इस पे भी मेहनत की मैंने, देख लो तुम्हारे सामने डेट भी ले आया। डेट भी ले आया तुम्हारे सामने। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से। उर्वशी 1909 में बताई जाती है। वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, योद्ध अयोध्या उद्धार 1910, महाराणा का महत्व 1914, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, कानन कुसुम 1913, झरना 1918, आंसू 1935, लहर 1933। ठीक है। और कामायनी 1936। कामायनी 1936। ठीक है। ये जो कामायनी है इसमें 15 सर्ग होते हैं, आप जानते ही हो। कामायनी में क्या होते हैं, 15 सर्ग होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। और कामायनी को ही छायावाद का उपनिषद कहा था। छायावाद का उपनिषद। इसको कामायनी को क्या कहा था मेरे दोस्त, छायावाद का क्या कहा था, उपनिषद कहा था। छायावाद का क्या कहा था दोस्त, उपनिषद कहा था। तो आप कहोगे छायावाद का उपनिषद किसने कहा था, शांति। किसने कहा था मेरे दोस्त, शांति प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा था। ठीक है। क्या कहा था, किसने कहा था, शांति प्रसाद द्विवेदी ने।
शांति प्रसाद द्विवेदी ने कहा था छायावाद का उपनिषद इसको। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात समझ में आ गई है ना? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है ना सबकी? कामायनी का प्रकाशन वर्ष जो है थोड़ा सा चेंज कर देना, 35 कर देना इसका, 36 की जगह। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 35 कर देना ये। 1935। कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 35 है, 1935। ठीक है। और ये जो है, ध्यान रखना, जो कामायनी है ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता, कामायनी किस युग की रचना है? ध्यान रखियो। कामायनी किस युग की रचना है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा था ये वाला प्रश्न, अभी अभी कराया सुबह 8 बजे मैंने, इसीलिए मेरी याद है, ध्यान रखना ये वाला। छायावाद का उपनिषद शांति प्रसाद द्विवेदी ने करा था, और 15 सर्ग होते हैं इसमें, और छायावाद की रचना है ये, ऐसे करके प्रश्न आया था कि छायावाद, वो सॉरी, कामायनी किस युग की रचना है, तो छायावाद युग की रचना है। छायावाद युग की रचना है, ये बात का ध्यान रखना। जो आपके चिंता सर्ग से प्रारंभ होकर के, किससे? चिंता सर्ग से प्रारंभ होकर के, और ये जो है आनंद सर्ग पर इसकी समाप्ति हुई थी। चिंता सर्ग से प्रारंभ हुई थी और आनंद सर्ग पर इसकी समाप्ति हुई थी। आगे देखो, कह रहा कि चित्राधार प्रथम काव्य कृति जिसमें 1909 से 12 तक की 5 रचनाएं संग्रहित हैं, इसका प्रथम संस्करण 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रसाद का ब्रज भाषा में लिखित कविताओं का संग्रह क्या है? चित्राधार। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, देखो कितना अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त ये वाला। उसने क्या कहा? उसने कहा कि प्रसाद जी का ब्रज भाषा में जो लिखित कविताओं का संग्रह है वो क्या है? चित्राधार है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? मेरी बात इतनी समझ में आई है ना? जल्दी से बताओ थम्स अप करके। जल्दी से बताओ थम्स अप करके। जल्दी से बताओ थम्स अप करके। इतनी बात क्लियर हुई है ना? ठीक है। ब्रज भाषा में क्या है मेरे दोस्त, इतना ध्यान रखना। ब्रज भाषा में लिखित कविताओं का संग्रह चित्राधार है। ठीक है। ठीक है ना दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इतनी बात क्लियर सबकी? इतनी बात क्लियर या ना? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त। अभी टेलीग्राम ग्रुप खोल के ही ना देखा मैंने सौरभ, जब मैं देखूंगा तो मैं कर दूंगा रिप्लाई।
ठीक है, मैं कर दूंगा। आगे देखो, नोट डला हुआ है आगे। नोट क्या है मेरे दोस्त आपका? इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। परिमल की भूमिका को नामवर सिंह ने मुक्त छंद का घोषणा पत्र कहा। देखो, इसमें क्या है मेरे दोस्त, कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, अच्छी चीजें, महत्वपूर्ण चीजें जो मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। बात समझ में आ गई क्या ना? इनकी और भी रचनाएं हैं, वो अलग से कराऊंगा मैं, जब जयशंकर प्रसाद की जो जो महत्वपूर्ण है वो मैंने इसमें कराई हैं। ठीक है, जो और रचनाएं हैं वो अलग मिलेंगी आप लोगों को, और भी मिलेंगी। आंसू है, झरना है, लहर है, इस तरीके से मिलेंगी। क्यों चिंता कर रहे हो? समझ में आ गई है ना? आगे देखो, मैंने कहा महत्वपूर्ण चीजें देख लो। परिमल की भूमिका को नामवर सिंह ने मुक्त छंद का घोषणा पत्र कहा। मुक्त छंद समूचे स्वच्छंदतावाद युग की आत्मा है। मुक्त छंद जो है वो समूचे स्वच्छंदतावाद युग की आत्मा है, बच्चन सिंह ने कहा। दिनकर ने मिट्टी की और रचना में पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा। देख लो, प्रश्न देखो कैसे कैसे आए हैं। निकले के नहीं निकले थ्योरी से आपके, ये बिल्कुल निकले हैं थ्योरी से। बात समझ में आ रही कि नहीं? मेरी आवाज ऐसी हो रही है जैसे कोई छलावा बोले करे। नाक में बोल रहा हूँ, गुनगुनाक है। छनावा, जाने माने लड्डू तो नेता जा है। दिन ने मिट्टी की दिनकर ने मिट्टी की और रचना में पल्लव की भूमिका को छायावाद कहा, घोषणा पत्र कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा कि पल्लव की भूमिका छायावाद युग के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या लिखा है? पल्लव की जो भूमिका है वो छायावाद युग के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। क्या है? ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? छठी क्लास डल जाएगी, चिंता मत करो। क्लास डाल दी गई थी लेकिन सो आपको भी ना हो रही, मुझे भी ना हो रही। ठीक है, परेशान मत हो। झरना के प्रथम संस्करण में 24 कविताएं थीं, लेकिन द्वितीय संस्करण में 33 कविताएं जोड़ी गईं। जो झरना था किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। जो जयशंकर प्रसाद जी का था उसमें 24 कविताएं थी पहले, लेकिन जो द्वितीय संस्करण था उसमें 33 कविताएं जोड़ी गई थी। ये देखो, आज मिला होगा आधे से ज्यादा को देखने के लिए कि इसका पहला संस्करण भी था और दूसरा संस्करण भी था क्या। तो मैं क्या, जब मैंने पढ़ा था, जब मैं भी आश्चर्य में पड़ गया था कि अच्छा, इतनी डीप जानकारी। आई समझ में बात या ना? आई समझ में बात या ना? इतनी बात क्लियर हुई है ना? जल्दी से बताओ। ये महत्वपूर्ण चीजें थी आप लोगों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें थी आप लोगों के लिए। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। आगे देखो, आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। इनकी जो आंसू है जयशंकर प्रसाद जी की, उसको हिंदी का मेघदूत कहा जाता है।
मेघदूत कहा जाता। आगे देखो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर मैं बात करता हूं तो देख लो, 1899 से 1962 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 1899 से 1962 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे इसको पढ़ेंगे। और हाँ, कल के लिए मैं एक सूचना बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो, आपको साहित्य का रिवीजन करना है, मैं आपको बता दूं, आपको अगर साहित्य का रिवीजन करना है तो कल मैं टीचिंग ओ सॉरी यूट्यूब चैनल RWA पर, यानी कि रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है RWA पर, ठीक है, उसमें सुबह 8 बजे से यूपीएसआई के लिए कराऊंगा साहित्य। यूपीएसआई के लिए यूट्यूब पर साहित्य कराऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है, व्याकरण रोशनी अब सोमवार से होगी, 11 बजे से होगी यार, व्याकरण का समय 11 बजे कर दिया। ठीक है, तो 8 बजे से मेरे दोस्तों यूट्यूब चैनल पर है। इंस्टाग्राम पर मैं उसका लिंक भी डालूंगा, आप में से कोई विद्यार्थी जुड़े हुए होंगे, जो नहीं जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम से, देखिएगा ये है MEMTESH_KUMAR_RWA, ये है। इस पर जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आप में से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वहां, और अगर आपको कोई भी जरूरी बात करनी है, कोई भी कुछ काम करना है, कुछ भी कुछ पूछना है, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। देर भले ही हो जाएगी, मतलब 1-2 दिन लग जाएं, ऐसा नहीं कि मैसेज करते के साथ ही आपको रिप्लाई आएगा। बाकी मैंने आपको शेड्यूल बता ही दिया कैसा मेरा शेड्यूल है, बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया शेड्यूल कैसा है, ध्यान रखना। ठीक है जी, आगे बढ़ो। और कल है शनिवार, कल आपकी एप्लीकेशन पर कक्षा तो होगी नहीं। कल क्या है, शनिवार है, तो कल आप लोगों की एप्लीकेशन पर कक्षा तो होगी नहीं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, और जब एप्लीकेशन पर नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी कल कक्षा? कल आप लोगों की जो कक्षा है वो यूट्यूब पर कराने की कोशिश करूंगा मैं 9 बजे से ही। कल यूट्यूब पर आप लोगों की कक्षा कराऊंगा, साहित्य की कक्षा कराऊंगा। ठीक है ना, कल किसकी कक्षा कराऊंगा? साहित्य की ही कक्षा कराऊंगा और यूट्यूब पर कराऊंगा, ये बात का ध्यान रखना। साहित्य के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, कुछ आधुनिक काल के ले आऊंगा आप लोगों के लिए, या रीतिकाल के ले आऊंगा। रीतिकाल के लेकर के आऊंगा कल। कल रीतिकाल के क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगा सुबह 9 बजे से यूट्यूब पर, आपके अपने यूट्यूब पर तो आ जाऊंगा 9 बजे से, आपके लिए यूट्यूब पर। ये साहित्य के कुछ प्रश्न अगर करने हैं रिवाइज तो 8 बजे कर लेना। ठीक है, कल एप्लीकेशन पर क्लास नहीं होगी, आज भी ग्रामर की क्लास नहीं होगी। ग्रामर की क्लास जो होगी आपकी, वो भैया अब मंडे मंडे से 11 बजे से होगी। हाँ, आप लोगों का जो टेस्ट होगा कल वो 9 बजे से होगा, यूट्यूब पर होगा, एप्लीकेशन पर नहीं होगी क्लास, एप्लीकेशन पर नहीं ली जाएगी क्लास, ये बात का ध्यान रखना। 9 से 10 आपका टेस्ट होगा। आगे देखो, जूही की कली निराला की कविता है ये, और ये मुक्तक छंद का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये मुक्तक छंद का उदाहरण है, ध्यान रखना। मुक्तक छंद उसको कहते हैं जिसमें मेरे दोस्त आपका क्या होता है, जिसमें आपका मात्रा का प्रतिबंध नहीं होता, जिसमें आपका मेरे दोस्त क्या कह सकते हैं कि सभी चीजों का प्रतिबंध नहीं होता। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात बताओ थम्स अप करके। ठीक है, हमारे टेस्ट में भक्ति काल होगा या आधुनिक काल? आपके टेस्ट में होगा रीतिकाल। रीतिकाल लेकर के आऊंगा कल, रीतिकाल के प्रश्न लेकर के आऊंगा आपके लिए यूट्यूब पर। यूट्यूब पर। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए मुकेश यादव मैंने बोल दिया है टीम से, इसके लिए मुझे ही टेस्ट बना करके देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही आपके स्तर को जान सकता हूं, एक अध्यापक ही आपके स्तर को जान सकता है। तो मैं टेस्ट बना करके दूंगा, इस संडे से ना मिल करके अगले संडे से आप लोगों को मिल जाएगा। इस संडे नहीं मिलेगा, अगले संडे से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूं। बस खुश, चिंता मत करो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अनामिका प्रथम काव्य संग्रह 1923 हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का।
ठीक है। परिमल 1929 तुलसीदास इनकी रचना है, ध्यान रखना। 1934 गीतिका भी। कुकुरमुत्ता 1942, अड़ीमा 1943 और नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज जो है 1954 और 1900 सांध्य कली 1969, मरणोपरांत ये बनी थी मेरे दोस्त इनकी, ये मरणोपरांत मरने के बाद ये प्रचलित हुई थी इनकी, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, प्रचलित हुई थी ये। सुमित्रानंदन पंत 1900 से 1977 शब्द शिल्पी पंत थे ये क्या थे मेरे दोस्त? ये शब्द शिल्पी पंत थे ये। ठीक है। अब आप कहोगे किस तरीके से, देख लो अब आपके सामने है। वीणा 1918, ग्रंथि 1920, उच्छ्वास 1920। उच्छ्वास का क्या हो जाएगा? 1920 हो जाएगा। आगे पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगांतर 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1951, शिल्पी 1952, अतिमा 1955। अतिमा 1955, लोकायतन 1964, कला और बूढ़ा चांद 1959 और कला और बूढ़ा चांद को पंत ने रश्मि पदी कहा है। देखो ये अच्छी लाइन है। कला और बूढ़ा चांद को क्या कहा है? रश्मि पदी कहा है। ठीक है। क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? हाँ, टीचिंग चैनल पर होगी 9 बजे। 9 बजे होगी टीचिंग चैनल पर, 8 बजे होगी RWA मेन चैनल पर। ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो आगे देखो। आगे देखो मेरे दोस्त। इंपॉर्टेंट तो ये है ही, मैंने बॉक्स में ना कर दिया बंद। ये मैंने बॉक्स में ना कर दिया बंद। इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है। बात समझ में आ गई है ना? हम्म, देखो, क्या नाम, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे मैं बताऊं अब। कैसे कंफ्यूज होते हैं? ऐसे होते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। वीणा, वीणा का 1918 लिखा है। तो एक गुड़िया कह रही है, शिल्पी, शिल्पी कह रही है कि भैया जी 1937 हो, 1927 होता है। ठीक है। बात समझ में आ गई क्या ना? परिमल कहाँ है? देखो, मैं पहले तो वीणा के बारे में बता दूं। वीणा जो है एक पत्रिका भी होती है, जो अंबिका प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचित है। पहले वीणा के बारे में समझ लो। वीणा जो है वो अंबिका प्रसाद त्रिपाठी के है। अंबिका प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा रचित है, वो पत्रिका है, ये रचना है। ठीक है। ये रचना है, मैंने कहा ना। ये वीणा जो है, ये इनकी रचना, सुमित्रानंदन पंत की। वीणा एक पत्रिका भी है। वीणा एक क्या है? पत्रिका भी है। अंबिका प्रसाद की ये है 1927 ईस्वी, इसका प्रकाशन वर्ष। ये है इसका प्रकाशन वर्ष, 1927।
ठीक है, ये है इसका प्रकाशन वर्ष है। परिमल का 1929 ही करना, परिमल का 1929 ही करना, 1929 यही वाला। 30 वाला अगर कहीं लिखा हो तो वो गलत टाइप हो गया होगा, ऐसा हो सकता है, उसको सही कर देना। 1929 ही प्रकाशन वर्ष है इसका। ये अंबिका प्रसाद त्रिपाठी की है वीणा। ये किसकी है? अंबिका प्रसाद त्रिपाठी। ये पत्रिका है, इसका संपादन किया था। इसका क्या किया था? संपादन किया था। बात समझ में आ गई क्या ना? आवाज आवाज कोई डबल नहीं आ रही, आवाज यहां से सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई या नहीं? लेकिन इसको आप 1918 की जगह 37 27 ही कर लो। अगर किसी वजह से प्रकाशन गलत हो जाए तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो वीणा पत्रिका है इसी को ही उन्होंने मान लिया हो, इसी के आधार पर इसको कर दिया हो। इसको 27 ही कर लो। इसका प्रकाशन वर्ष 27 ही कर दो। ठीक है, लेकिन वीणा पत्रिका भी होती है, ये बात का ध्यान रखना। वीणा क्या है? वीणा पत्रिका भी होती है, ये बात का ध्यान रखना। वीणा क्या होती है? वीणा पत्रिका भी होती है। ठीक है, जिसके संपादक मैंने आपको लिखा दिए थे, जिसके संपादक मैंने आपको लिखा दिए थे। और लोकायतन पर इनको जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। लोकायतन पर क्या मिला था मेरे दोस्त? सोवियत सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन रचना पर मिला था। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? सैटरडे के दिन क्लास ले लेंगे, लेकिन अभी आपके पास 2 क्लासों का कंटेंट बचा हुआ है, इसलिए मैं यूट्यूब पर लूंगा वो क्लास कल की। ठीक है, अगली बार सैटरडे को भी क्लास एप्लीकेशन पर लूंगा, ये बात का ध्यान रखना। आगे देखो, महादेवी वर्मा 1907 से 1987, निहार 1930, रश्मि 1932 32, नीरजा 1935, सांध्य गीत 36, इन चारों के 185 गीतों का संग्रह यामा, ये है यामा। और 1940 दीपशिका 1942 में। दीपशिका किस में है? 42 में। ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। चिदम्बरम तो उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मेरे दोस्त। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? तो देख लो, अन्य सप्तर्पणा है इनका। हिमालय का 1963 है, संधिनी का 1935 है, और बंग दर्शन का 1934 से 44 है। ये बंगाल के अकाल पर विभिन्न कवियों की कविताओं का संकलन है। इतनी बात यहां तक समझ में आ गई हो तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो। यामा पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 27 ही कर दो, मैंने 27 ही कर दिया। 1927 कर दिया मैंने। एक बार यहां तक थम्स अप कर को बता दो जल्दी से। बीना को देख लिया है मैंने, बता दिया है मैंने, 27 कर दिया। देखो, ये पत्रिका भी है जिसके संपादक अंबिका प्रसाद त्रिपाठी है, और बीना जो है मैंने 1918 कर दिया। लेकिन इतना ध्यान रखना, हो सकता टाइप मिस्टेक हो गया हो। इतना बताओ थम्स अप करके, इतना हो गया है ना आज? ठीक है, इतना हो गया है ना?
तो प्यारे दोस्त आज के लिए इतना ही रख लेते हैं। ठीक है? आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं। बाकी मिलते हैं अगली कक्षा में। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल की कक्षा में। आज कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, कल की कक्षा में भी। ठीक है? कहाँ? 1935 ही है। 36 है ये रियासानदे गीत। 36 है ये तो। चलो जी। क्लियर है? संधिनी 65 लिखा है और आप बोल रहे हैं 35 क्या सही है? कहाँ पर? शांधीय गीत ये 36 है, 35 कहाँ है? सही है। आज के लिए इतना ही रख देते हैं मेरे दोस्त, बाकी की कक्षा धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। ये देखो राम कुमार वर्मा की है मेरे दोस्त, और ये उदय शंकर भट्ट की रचनाएं हैं, मोहनलाल महतो की हैं ये। इतना कर लेते हैं आज पूरा। लक्ष्मी नारायण मिश्र की हैं ये। जनार्दन वाली जो जनार्दन प्रसाद झा, जिसको द्विज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? इसको छोड़ो आप, यहां तक कर लेंगे बस। इतना ही बहुत है आज के लिए। बहुत ज्यादा हो गया कंटेंट आज। आज लिखते 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 आप लोग ये परिभाषा जो दे दी ना ज्यादा, परिभाषा सबसे ज्यादा दे दी आज। ठीक है? और आज क्या चल रहा मेरे दोस्त? ये चल रहा ऑफर, देखो। ये चल रहा है आप लोगों का ऑफर। और 10 क्वेश्चन जो है कल मिलूंगा मैं आप लोगों से, कल को कराऊंगा। अपलोड भी जल्दी करा दूंगा क्लास, चिंता मत करना। ठीक है ना? अपलोड भी जल्दी करा दूंगा। आज ज्यादा हो गया इसलिए बंद कर रहा हूँ क्लास। इसीलिए बंद कर रहा हूँ क्लास क्योंकि कल वाला भी रह रहा आपका, आज वाला ज्यादा हो गया। बाकी आप लोग ध्यान रखना, कल संडे, कल है सैटरडे, सैटरडे में क्लास नहीं होगी, संडे में भी नहीं होती है क्लास। सैटरडे में क्लास इसलिए नहीं होने की आप लोगों की, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए मेरे दोस्त कल को मैं टेस्ट लेकर के आऊंगा 9 बजे से। ठीक है? तो ध्यान रखना। आज मैं इसलिए रोक रहा हूँ, वरना ये मतलब 40 पे रोकता, 20 मिनट का गैप छोड़ता बस मैं बीच में, 40 पे रोकता। ठीक है? कोई बात नहीं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।